नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो कांग्रेस आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। लगातार चुनावी हारों ने पार्टी को सिर्फ कमजोर नहीं किया है, बल्कि उसके भीतर तीखे सवालों की आग भी भड़क चुकी है। ये सवाल अब पर्दे के पीछे की फुसफुसाहट नहीं, ये बयान बनकर सामने आ रहे हैं, ट्वीट बनकर उछल रहे हैं। पार्टी के कई बड़े और जमीनी नेता मानते हैं कि कांग्रेस का संकट केवल सत्ता से बाहर होने का नहीं, बल्कि संगठन के खोखलेपन का है। और यही बात दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी का उदाहरण देकर समझाई। लेकिन इस बयान को गंभीरता से लेने के बजाय राहुल गांधी की पूरी टीम दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गई। ऐसा लग रहा है कि आरएसएस का धुरंधर अब कांग्रेस में बवंडर मचाने लगा है। इसलिए आज हम आपको कांग्रेस की अंदर क्या चल रहा है, इसका पूरा सच बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी और उनकी टीम को लेकर कांग्रेस के अंदर क्यों उठ रहे हैं सवाल, और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या कांग्रेस में अब राहुल वर्सेस प्रियंका का कंपटीशन शुरू हो चुका है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पर आरएसएस से जुड़ी एक पोस्ट से पैदा हुई बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। उनकी इस पोस्ट पर बीजेपी से ज्यादा उनकी ही पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट में एक पुरानी तस्वीर डाली थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के पास नीचे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा था कि आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में बैठकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है, यह दिग्विजय सिंह ने लिखा था। और इस पोस्ट के बाद यह कयास लगाया जाने लगा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस संगठन में बदलाव चाह रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने पोस्ट डालकर इशारों में यह बात कही है। लेकिन दिग्विजय सिंह की सफाई के बाद भी यह बहस छिड़ी हुई है कि क्या कांग्रेस को बीजेपी के अनुशासन से सीखने की जरूरत है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि कांग्रेस कभी धर्म की राजनीति नहीं करती, लेकिन आरएसएस को लेकर छिड़ी बहस पर पार्टी के दूसरे नेताओं के बयानों का सिलसिला अब भी जारी है। आप भी सुनिए कांग्रेस के नेताओं के बयान, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर दिग्विजय सिंह का इस बयान क्या, जो उन्होंने बयान दिया है, इसके मायने क्या हैं, और कांग्रेस के अंदर आखिर चल क्या रहा है। कौन सी ऐसी बात कहती जिस पर इतना कोई सवाल खड़ा होता? कोई सवाल नहीं खड़ा होता। संगठन के बगैर लड़ा नहीं जा सकता। बीजेपी ये जो 2014 के पहले इतना संगठित नहीं थी, और बूथ स्तर और पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर पर कमेटी का बनाना, तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो पहले इनसे लड़ना आसान था, और कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी रही। अब उसके मुकाबले में खड़ा करना पड़ेगा, बूथ स्तर पर लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो उनके कहने का मतलब यही है, न कि बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी में अगर सुझाव नहीं दे सकते या कोई बात नहीं कर सकते तो फिर क्या कह सकते? हर बात को अलग अलग टुकड़ों में बांट के और उसके बाद एक एक शब्द को उठाकर और उस पर प्रश्न करना मैं नहीं समझता हूं। आपको पूरी तस्वीर देखनी चाहिए, जो पूरा चित्र है वो देखना चाहिए, और जो भावना है उसको समझना चाहिए। उसके बाद आप जो सवाल चाहें पूछें। तो सबसे पहले तो वो सवाल, अगर आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो सबसे पहले सवाल उससे पूछना चाहिए जिसने ये बात कही है, क्योंकि उसने बहुत सोच समझ के और बहुत समझने के बाद इस बात को कहा है, तो वही स्पष्टीकरण बेहतर देगा। तो दिग्विजय सिंह का जो बयान है, उसने एक तरफ कांग्रेस में हलचल मचा दी है, और इस बयान से एक बार फिर यह साफ हो गया है कि द ग्रैंड ओल्ड पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के वफादार नेता अब पार्टी के अंदर छटपटा रहे हैं। वो कांग्रेस के सिमटते सियासी जनाधार से परेशान हैं। वो देख रहे हैं कि 2014 के बाद से कांग्रेस एक के बाद एक
राज्य की सत्ता से बेदखल होती जा रही है। कांग्रेस लगातार 3 लोग कहने को खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन इस वक्त पूरी कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं और अपने कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं और अपने आगे वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 19 दिसंबर को दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को एक पोस्ट में टैग करते हुए लिखा था कि आपको मनाना आसान नहीं है। इस एक लाइन से राहुल गांधी की कार्यशैली साफ सामने आ जाती है। इतना ही नहीं, संगठन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर राहुल गांधी के करीबियों का कब्जा है और ऐसा कहा जाता है कि वो दूसरे बड़े नेताओं की बात नहीं सुनते हैं। ये राहुल के गुट के बारे में कहा जाता है और राहुल गांधी कांग्रेस के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहुंच से दूर हो गए हैं, ऐसा आरोप है। और उनके राहुल गांधी के आसपास के जो लोग हैं वो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के पास नहीं पहुंचने देते हैं। ऐसे अंदर की खबरें, ऐसी चर्चाएं हैं। उन्हें मिलने का समय तक नहीं मिलता। जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं वो राहुल गांधी से आसानी से नहीं मिल सकते हैं और कांग्रेस के पुराने नेता दबी जुबान से ये बात भी कहते हैं कि राहुल गांधी के आसपास ऐसे लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उनका कांग्रेस की मूल विचारधारा से कोई सरोकार नहीं है, ना ही उनको उसकी समझ है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इन वामपंथी सहयोगियों की सलाह के बाद राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका जनता में प्रभाव नहीं पड़ता है, जिनका कोई असर नहीं होता है। राहुल गांधी की राजनीति की गंभीरता पर भी सवाल उठने लगे हैं। पार्टी में इस बात को लेकर नाराजगी है कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। जब भी पार्टी को जरूरत होती है तो राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। विदेशों में दिए राहुल गांधी के बयानों से भी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को आपत्ति है। कांग्रेस के कई वफादार नेता लंबे समय से कांग्रेस के अंदर संगठन में बदलाव की मांग कर रहे हैं। 8 दिसंबर को उड़ीसा के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में पार्टी में उन्होंने सुझाव दिया कि पार्टी को ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है। अगर बात संगठन की करें तो कई राज्यों में अब तक कई पद, महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हुए हैं। यूपी जैसे बड़े राज्यों में जो किसी भी पार्टी के लिए बेहद अहम माने जाते हैं, वहां आज भी जिला अध्यक्षों के पद खाली हैं और दिग्विजय सिंह के बयान के बाद अब कई नेता बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की एक संगठन के तौर पर भी तुलना करने लगे हैं। कई जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी अगर इतनी बड़ी और बूथ लेवल पर इतनी मजबूत पार्टी बन गई है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण उसके संगठन के अंदर जमीनी स्तर पर किया गया काम है, जो कि कांग्रेस उस तरह से नहीं कर पाई है। हालांकि दिग्विजय सिंह के ताजा बयान ने कांग्रेस में बदलाव की बहस को फिर से जन्म दे दिया है। निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान पर अब सुधार का दबाव बढ़ेगा, लेकिन सुधार होगा या नहीं ये कोई नहीं जानता। तो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और आलाकमान के प्रति बढ़ते असंतोष की सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस की एक के बाद एक चुनावी हारें। 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 सीटें जीतने के बाद ऐसा लगा था कि इसके बाद कांग्रेस की अनवरत हार का यह सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन आलम यह है कि हर चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ गिरता ही जा रहा है और हर चुनाव के साथ कांग्रेस के खाते में एक और नई हार जुड़ जाती है। देखते हैं कि 2024 के बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में चुनाव हुए। कांग्रेस यहां पर 89 सीटों पर लड़ी और उसे 37 सीटों पर जीत मिली, यानी कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट रहा 41.6%, जबकि कांग्रेस ने हरियाणा में सरकार बनाने के बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। मैं निवेदन करूंगा अगला ग्राफिक्स प्लेट चलाएं। देखिए, जम्मू कश्मीर का आंकड़ा हम देख रहे हैं। तो कांग्रेस ने यहां पर 39 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीती कितनी सीटें? सिर्फ 6 सीटें जीती। जीत का स्ट्राइक रेट क्या रहा कांग्रेस का? 15.4%। तो वो तो भला हो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि उसने अच्छा प्रदर्शन कर दिया और राज्य में इंडी गठबंधन की सरकार बन गई। इन चुनावों में कांग्रेस के इस लचर प्रदर्शन का फारूक अब्दुल्ला ने, जो कांग्रेस ने लचर प्रदर्शन किया था, उस पर तंज भी कसा था। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां कांग्रेस ने सहयोगी दलों पर दादागिरी दिखाकर 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन जीत मिली सिर्फ 16 सीटों पर और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा 15%, यानी चारों खाने चित हो गई कांग्रेस। अब चलिए झारखंड। कांग्रेस यहां 30 सीटों पर लड़ी और 16 पर जीती। स्ट्राइक रेट क्या रहा? 53.3%। कह सकते हैं कि झारखंड में कांग्रेस की लाज बच गई, लेकिन इसके बाद आई दिल्ली की बारी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और इसीलिए स्ट्राइक रेट भी रहा 0, यानी 0 बटे सन्नाटा। और अब देखते हैं बिहार का हाल, जिस पर पूरे देश में इस वक्त चर्चा हो रही है। यहां कांग्रेस ने आरजेडी पर दबाव डालकर 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन जीत मिली सिर्फ 6 सीटों पर और जीत का स्ट्राइक रेट रहा 9.8%। कांग्रेस यहां AIMIM के बराबरी तक भी नहीं पहुंच पाई। अब देखते हैं लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 6 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो कुल प्रदर्शन रहा है वो किस तरह का रहा है। देखिए, तो इस तरह से इन 6 राज्यों में कांग्रेस कुल 390 सीटों पर चुनाव लड़ी और जिनमें से सिर्फ 81 सीटों पर ही वो जीत हासिल कर पाई और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ और सिर्फ 20.7%, यानी कांग्रेस हर 5 में से सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। लेकिन इतनी करारी हार के बाद भी कांग्रेस और राहुल गांधी अपनी नीतियां बदलने को तैयार नहीं दिखते हैं। जाहिर है असंतोष तो होगा ही। तो दिग्विजय सिंह और कांग्रेस आला कमान के बीच लगातार वैचारिक तनाव चल रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने SIR को मुख्य मुद्दा बनाने की जिद पकड़ ली है। वहीं दिग्विजय सिंह संगठन में सुधार करके पार्टी को ग्रास रूट पर मजबूत करना चाहते हैं, जमीन पर मजबूत करना चाहते हैं। 19 नवंबर को ही पार्टी बैठक में इसी मसले पर मतभेद भी हुआ था। दरअसल उस दिन दिल्ली में SIR के मुद्दे पर कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक के दौरान माहौल तब बदल गया जब दिग्विजय सिंह ने खुलकर पार्टी की रणनीति और संगठन की शक्ति पर ही सवाल उठा दिए। उस समय कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई थी कि दिग्विजय सिंह ने खुलकर संगठन की कमजोरी पर अपनी बात कही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिग्गी राजा ने जो सवाल उठाए थे वो कुछ इस तरह के थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के पास BLA यानी बूथ लेवल एजेंट्स नहीं है और BLA SIR में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीजेपी उन्हें बूथ बूथ पर तैनात कर रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह का सवाल यही था कि कई राज्य में कांग्रेस के पास पर्याप्त मात्रा में BLA ही नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने इसके बाद यूपी और बिहार में कांग्रेस की संगठन शक्ति पर सवाल उठाए। कहा गया कि यूपी और बिहार जैसे बड़े राज्यों में SIR की तैयारी तो दूर, कांग्रेस अपने बूथ एजेंट ढूंढने में भी पिछड़ रही है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि SIR पर जवाब देने के लिए कांग्रेस के पास मजबूत तंत्र ही नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने इस बैठक में यह भी कहा कि पार्टी के पास बूथ तक पहुंचने वाली कोई व्यवस्था ही नहीं है, जमीन पर कार्यकर्ता कम है, रणनीति बस कागज पर नजर आ रही है। और सूत्रों के मुताबिक इतनी आलोचना के बाद दिग्विजय सिंह समाधान लेकर भी आए। उन्होंने कहा कि जब संगठन कमजोर है तो हर बूथ, हर गांव में पदयात्रा करना चाहिए, जनता को अपने साथ जोड़ना चाहिए और यही इकलौता विकल्प है। यह बात है 19 नवंबर की, जब दिग्विजय सिंह ने बात कांग्रेस की एक बैठक में उठाई थी। जहां तक दिग्विजय सिंह के जो ताजा बयान की बात है, तो पार्टी में पवन खेड़ा, सलमान खुर्शीद, मणिकम टैगोर जैसे नेताओं ने खुलकर उनका विरोध किया है, तो शशि थरूर जैसे नेता दिग्विजय सिंह के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इससे कांग्रेस के भीतर दो फाड़ साफ तौर पर दिख रही है। एक पक्ष जो आत्मनिरीक्षण की बात कर रहा है और दूसरा जो इसे वैचारिक समझौता मान रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता TS सिंहदेव ने भी दिग्विजय सिंह का बचाव किया है। जहां तक कांग्रेस के संगठन का सवाल है, किसी भी संगठन का सवाल है, एक निरंतर प्रक्रिया होती है और समय के साथ जो तब्दीलियां होनी चाहिए, जो परिवर्तन होने चाहिए, मजबूती बनी रहे और बढ़े, इसके लिए जो पहल होने चाहिए, ये हर संगठन हर समय करता रहता है। तो कोई नई बात नहीं है। जहां तक संगठन का ढांचा है, इसमें उदयपुर के चिंतन शिविर में कुछ निर्णय लिए गए थे और उसके बाद बेलगांव की बैठक जब हुई थी, जिसमें गांधी जी के अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने को बैठक करके मनाया गया था, उसमें ये बात सामने आई थी। राहुल जी ने ही वहां पर ये प्रश्न किया था कि संगठन का कब तक हो जाएगा, और खड़गे जी ने कहा था कि इस साल के अंदर हम पूरा कर लेंगे। तो राहुल गांधी की मुश्किल सिर्फ यही नहीं है कि पार्टी के अंदर उनकी नीतियों और फैसलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लगातार चुनावी हारों के बाद इंडी गठबंधन के सहयोगी भी अब उनसे और कांग्रेस से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं।
राहुल गांधी के मुख्य मुद्दे एसआईआर पर इस वक्त कोई भी उनके साथ नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने वोट चोरी कांग्रेस का एजेंडा बता दिया तो सुप्रिया सुले ने ईवीएम की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। लालू यादव किसी प्रतिक्रिया के लायक ही नहीं बचे हैं इन दिनों। तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस से और भी ज्यादा दूरी दिखाना शुरू कर दी है। बच गई डीएमके। तो कांग्रेस के सामने तमिलनाडु में उसकी पिछलग्गू पार्टी बनने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। पहले यह स्थिति दबी छुपी सामने आती थी, लेकिन बिहार चुनाव ने इंडी ब्लॉक की कमजोरी को साफ साफ उजागर कर दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस के अंदर हड़बड़ी का आलम है और ऐसी खबरें हैं कि पार्टी का एक धड़ा प्रियंका गांधी को आगे लाने की बात करने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका के पक्ष में उनके समर्थक उन्हें 3 बातों में राहुल गांधी से बेहतर बताते हैं, आगे बताते हैं। पहली बात यह कि प्रियंका गांधी को अपनी बात को बेहतर तरीके से रखने वाली माना जाता है। दूसरी कि प्रियंका गांधी संसद और पार्टी के मामलों में एक्टिव और शामिल रहती है। तीसरी बात यह कि प्रियंका गांधी को पार्टी नेताओं के लिए आसानी से मिलने वाली माना जाता है, आसानी से उनसे मिला जा सकता है। इतना ही नहीं, आए दिन कोई ना कोई कांग्रेस का नेता प्रियंका के पक्ष में बयान दे देता है, हालांकि बाद में उसे अपना बयान वापस भी लेना पड़ता है, जैसा कि अभी पिछले हफ्ते सांसद इमरान मसूद के साथ हुआ था। पहले तो उन्होंने प्रियंका को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही और बाद में जब उन पर प्रेशर आया तो उन्हें कहना पड़ा कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया। आप भी सुनिए उनके ये दोनों बयान। बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। हिम्मत भी नहीं होगी करने की। बीजेपी वालों के पास काम तो कुछ है नहीं। राहुल गांधी मेरे भी नेता हैं, राहुल गांधी प्रियंका जी के भी नेता हैं। प्रियंका जी के मामले में उन्होंने सवाल किया, मैंने प्रियंका जी के लिए जवाब दिया कि प्रियंका जी दूसरी इंदिरा गांधी हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं। वो इंदिरा गांधी की आंखें हैं। तो इंदिरा गांधी के चश्मे से अगर उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश के अंदर अगर इनके पास कमान होती तो बांग्लादेश का हिंदुओं का ये हाल ना होता जो आपके साल टाइम पर हो रहा है। ये कहा था मैंने। तो ये तो कहीं ना कहीं सच है कि कांग्रेस में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस उस मोड़ पर खड़ी है जहां उसे अपने लगातार हारों का आत्ममंथन करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ आरोपों की राजनीति करके अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस को पूरा सच बताया जाए और वो पूरा सच इन 10 बिंदुओं में छुपा हुआ है। ध्यान से देखिए, पहला सच हम आपको बता रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा बेस है, इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में एसआईआर का मुद्दा उठाया। 15 दिन तक राहुल ने बिहार में यात्रा की, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन शुरुआत में ही समझ में आ गया कि इस मुद्दे का जमीन पर कोई असर नहीं हो पा रहा है। फिर भी बिहार में मतदान से ठीक पहले तक राहुल जबरदस्ती एसआईआर को मुद्दा बनाते रहे। अब देखिए दूसरा सच, हारने के बाद आरोप लगाना बहानेबाजी की निशानी होती है। राहुल गांधी का इन दिनों यही काम है, पहले गलत रणनीति बनाकर चुनाव हार जाओ और बाद में आरोप लगाने का काम शुरू कर दो। राहुल ही नहीं, उनकी कोटरी, उनके ग्रुप के बाकी नेता भी यही सब करते हैं। अब जानिए तीसरा सच, इलेक्शन कमीशन पर आधारहीन आरोप लगाए, जनता ने भरोसा नहीं किया। और यह कोई पहली बार नहीं है, पिछले कुछ सालों से चुनाव दर चुनाव राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, कभी ईवीएम को मुद्दा बनाकर तो कभी वोटिंग परसेंटेज को इश्यू बनाकर। तो अब एसआईआर को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की इस आरोप वाली मुहिम को जनता ने चुनाव दर चुनाव ठुकराया है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि इस देश की आम जनता अब भी भारत की चुनाव प्रणाली को निष्पक्ष मानती है, इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस अपनी रणनीति बदले। अब देखते हैं चौथा सच, आत्ममंथन न करने से कार्यकर्ता दिशाहीन हो जाते हैं। कांग्रेस हर चुनाव के बाद आरोप लगाने लगती है, जबकि उसे करना चाहिए आत्ममंथन, और ऐसा ना करने से निचला नेतृत्व और कार्यकर्ता दिशाहीन हो जाते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर उन्हें हार का असली कारण मालूम होता है, लेकिन उसमें सुधार करने के बजाय उनकी एनर्जी भी आरोप लगाने में बर्बाद कर दी जाती है, जिससे दिशाहीनता फैलती है और असली गलती को सुधारने की कोशिश ही नहीं होती है। अब अति महत्वपूर्ण पांचवा सच, कांग्रेस में नेतृत्व करने वालों की जवाबदेही तय होना चाहिए। कांग्रेस में हाई लेवल पर जैसे जवाबदारी ही खत्म हो चुकी है।
राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 91 चुनाव हार चुकी है, लेकिन हर बार चुनावी धांधली का आरोप लगाकर चुनाव आयोग को बलि का बकरा बनाकर कांग्रेस का आला कमान यानी गांधी परिवार बच निकलता है। यह किसी भी पार्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब जानिए छठा सच, आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना, परिवारवाद से बाहर निकलने की जरूरत। बतौर पत्रकार जब ऑफ द रिकॉर्ड हमारी कांग्रेस के नेताओं से बात होती है तो इनमें से ज्यादातर मानते हैं कि पार्टी के अंदर खामियां हैं, लेकिन वो इसे पार्टी के फोरम पर जाहिर नहीं कर पाते हैं। साफ तौर पर कांग्रेस के अंदर अंदरूनी लोकतंत्र खत्म हो चुका है। परिवारवाद इतना हावी है कि पूरी पार्टी एक परिवार के बाहर जाने का सोच भी नहीं पा रही है। अब जानते हैं सातवां सच जो कांग्रेस की गठबंधन की राजनीति से जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि कांग्रेस को बिग ब्रदर वाली मानसिकता से बाहर निकलने की सख्त जरूरत है। हम लगातार हर चुनाव में देख रहे हैं कि कांग्रेस हर राज्य में अपने सहयोगी दलों के ऊपर बिग ब्रदर वाला प्रेशर बनाती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े होने को तैयार नहीं थी। हरियाणा और दिल्ली में उसने आपसे गठबंधन करना भी जरूरी नहीं समझा। बिहार में कांग्रेस ने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने में लंबा समय लिया, ऊपर से 61 सीटें मांग ली, जबकि हकीकत में ज्यादातर बड़े राज्यों में कांग्रेस अपने सहयोगी दलों से कमजोर है, वो परजीवी है, उसे छोटे भाई की तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन उसकी बिग ब्रदर वाली अकड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब देखते हैं आठवां सच, कांग्रेस को सहयोगी दलों पर अपने मुद्दे लादने से बचना चाहिए। कांग्रेस ने बिहार में यही गलती की। एसआईआर को लेकर कोई हवा नहीं थी, लेकिन उसने यह मुद्दा आरजेडी पर लाद दिया। बाद में आरजेडी के कई नेताओं ने दबी जुबान में यह बोला कि एसआईआर तो हमारा मुद्दा ही नहीं था। लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस ने एसआईआर के चक्कर में वोटर अधिकार यात्रा निकालकर तेजस्वी यादव के पूरे 15 दिन बर्बाद कर दिए। अब देखते हैं नवा सच, जिसकी तरफ दिग्विजय सिंह ने आज ध्यान दिलाया है, और बाकी कांग्रेस भी के जो नेता हैं वो भी जानते हैं, इसे समझते हैं। और वो ये है मुद्दा कि यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में जिनका रास्ता दिल्ली तक जाता है, उसमें कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना चाहिए। बिहार में हमने कांग्रेस की दुर्गति देख ली। उसकी वजह कांग्रेस का कमजोर संगठन है। बूथ लेवल तो छोड़िए, जिला स्तर पर भी कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती है। और यही हाल यूपी का है, जहां 2027 में चुनाव होने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस को अभी से बड़े राज्यों में अपने संगठन पर ध्यान देने की जरूरत है, जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, और राज्य स्तर पर अपनी गुटबाजी को भी, जो गुटबाजी है उसे भी कंट्रोल करना चाहिए। और 10वां और सबसे महत्वपूर्ण सच, कांग्रेस को जनता की असली नब्ज को पकड़ना पड़ेगा। पिछले 10 साल में कांग्रेस ने जितने भी चुनावी मुद्दे बनाए हैं, उनकी जनता में कोई अपील नजर नहीं आई। राफेल, अग्निवीर, तानाशाही, संविधान, जातिगत जनगणना, ईवीएम और एसआईआर इसके उदाहरण हैं। दरअसल कांग्रेस को जनता की असली नब्ज पकड़ना होगी, और ये नब्ज हवाई मुद्दों के दम पर नहीं पकड़ी जा सकती है। तो कांग्रेस कब करेगी सच का सामना? और पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे किसने की आरएसएस की अलकायदा से तुलना। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी
कोई अनबन प्यार जरा सा The taste of India यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है The taste of India इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती कल भी रहे आज के ठाट ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है ओ हरी भैया अरे वाह खेतों में कौन सी फसल लगाए हो 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी कब आ रहे हो? आप बस चलिए मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो अब बड़ा सोचो हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो दिग्विजय सिंह ने जो राय दी है उस पर कांग्रेस को गंभीरता से विचार करना चाहिए, लेकिन आलाकमान के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए कांग्रेस के कई नेता ऊल जलूल और विवादित बयान देने पर उतर आए हैं। इसी लाइन में सबसे आगे लगे हुए हैं कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर, जो दिग्विजय सिंह के दिखाए आईने को देखकर इतना भड़क गए कि अपना आपा ही खो बैठे। उन्होंने कांग्रेस में सुधार करने की बात करने के बजाय आरएसएस पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरएसएस को नफरत फैलाने वाला संगठन बताते हुए इसकी तुलना आतंकी संगठन अलकायदा से कर दी। नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। तो मणिकम टैगोर के इस आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी को मणिकम टैगोर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आप भी सुनिए बीजेपी की प्रतिक्रिया। मणिकम टैगोर को शायद आरएसएस के इतिहास का पता नहीं है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश में चरित्र निर्माण करता है। राहुल गांधी को अपने मणिकम टैगोर जो चीफ व्हिप हैं, एक जिम्मेदारी के पद पे उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। कौन है मणिकम टैगोर? हम तो जानते भी नहीं है इनको। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। मुझे लगता है कि संघ के 100 वर्ष इस बात के प्रमाण हैं, वो त्याग के, तपस्या के, सेवा के, समर्पण के। मणिकम टैगोर हों, दिग्विजय सिंह जी हों, उनको तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।